ओके, तो आज हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बार फिर से थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। लेकिन जैसे आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है जेई मेन के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रिजल्ट्स याद हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स पता है तो अगर क्वेश्चन आता है तो फिर यूज़ करके जो उसको कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना, कि हमारे पास मान लो ये हमारा हाइपरबोला है, ये उनके एसिम्टोट्स हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या बोला था उस टाइम पर कि अगर एसिम्टोट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल जो ये 90 डिग्री है तो फिर ये बाइसेक्ट होगा यहाँ पर, तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 45 डिग्री जो है वो B/A हो जाएगा। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था पहले, है ना। तो अगर वो केस होता है तब फिर टेन 45 डिग्री मतलब 1, तो A = B आ जाएगा, है ना। तो ये हाइपरबोला के लिए A = B। ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब 2A = 2B, तो वहाँ से A = B हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर ये इक्वल हो जाता है तब फिर यहाँ पर अगर डालोगे A = B तो वो कैंसिल होगा, 1 + 1 2, तो एसेंट्रिसिटी जो है वो √2 आ जाएगा। फिर उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा उसके लिए भी यही रहेगा एसिम्टोट्स, है ना, वो भी 90 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री ये बनेगा। तो उसके लिए मतलब ये जो हाइपरबोला है, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसका जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, है ना। और इसका इसेंट्रिसिटी √2 होगा, इसका भी इसेंट्रिसिटी जो है वो √2 होगा। ठीक है, और एसिम्टोट्स जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने देखा है। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बोला है कि जो भी ये अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इनका ये जो एसिम्टोट्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे, है ना, मतलब इनके बीच का जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ इट्स एसिम्टोट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कि 2A = 2B, मतलब या फिर A = B, है ना, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसमें जो A विल बी इक्वल टू B। फिर इसेंट्रिसिटी हम लोगों ने देखा कि √2 होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी एसिम्टोट्स तो यही रहेंगे, तो यहाँ पर 90, तो उसके लिए भी जो एसिम्टोट्स रहेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तो फिर और उसके लिए भी B = A, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। ठीक है, और फिर इसेंट्रिसिटी अगर इसका √2 है तो जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा इसका, उसका भी इसेंट्रिसिटी √2 होगा। ठीक है, तो बस इसके लिए जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी जो है वो इक्वल रहेगा हाइपरबोला के लिए और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी। ठीक है, तो अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि नॉर्मल हम लोग कैसे लिखते हैं, x² / a² - y² = 1। तो यहाँ पर क्या है, A = B है या फिर B² = A², तो हम लोग B² को भी यहाँ पर A² लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो है हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि x² - y² = A²। ठीक है, बाद में हम लोग और एक फॉर्म देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि x² - y² = A²। ठीक है, अब अगर इसका एसिम्टोट्स का इक्वेशन लिखना है तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, y = +-B/A × x, है ना, और यहाँ पर A = B है तो फिर y = +-x। ये हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री होना चाहिए, तो ये y = x आ जाएगा, ये y = -x आ जाएगा। तो एसिम्टोट्स का जो इक्वेशन है y = x और फिर ये y = -x ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या सोच सकते हो कि अगर फोकाई का लिखना है ना, तो फोकाई क्या है AE, 0। ठीक है, तो ई यहाँ पर क्या है √2, तो फिर √2A, 0, है ना, AE, 0 इधर का आ जाएगा, फिर यहाँ पर -AE, 0 -√2A, 0। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग अलग अलग चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास कि मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, x² - y² = A²। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हमारा एंगल क्या है, ये 45 डिग्री है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसको जो है 45 डिग्री मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ एक्सिस को। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस जो है 45 डिग्री घूम के ये वाला बन जाएगा यहाँ पर, है ना, ये जो एसिम्टोट था ये हमारा वाई एक्सिस बन जाएगा। 45 डिग्री और इधर घुमाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज, तो फिर ये एक्स एक्सिस जो है ये यहाँ पर ये एसिम्टोट बन जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हाइपरबोला आएगा वो क्या आएगा कि ये हमारा वाई एक्सिस बन जाएगा, है ना। तो ये वाई एक्सिस है, ये हाइपरबोला यहाँ पर है, और ये जो
ये एक्स एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है उसका एसिम्पटोट हो जाएगा, और फिर ये वाई इक्वल टू एक्स जो था ये यहाँ पर आ जाएगा घूम के, है ना, 45 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एक जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और फिर दूसरा ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो है ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है बस हम लोग 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम लोगों ने घुमा दिया एक्सिस को, तो फिर हम लोगों को ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से हम लोगों को फिर से सेम ही हाइपरबोला मिल जाएगा, और अब जो हाइपरबोला मिलेगा उसको जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए और सी में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है यहाँ पर, है ना, 0,0, यहाँ से जो इसका वर्टेक्स रहेगा, ठीक है, वो तो ए यूनिट डिस्टेंस पर था यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर भी इसका अगर ये ओरिजिन हम लोग लेते हैं और यहाँ से इसका वर्टेक्स लेते हैं, ठीक है, तो ये ए यूनिट डिस्टेंस पर रहेगा, है ना, और ये वर्टेक्स कैसे निकलेगा कि ये किस पर लाई कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू एक्स पर, है ना, तो इसका y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए यहाँ पर, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x जो है वो c आ जाएगा। ठीक है, या फिर माइनस सी, तो एक c कोमा सी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर माइनस सी कोमा सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लेंथ कितना आएगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर देते हैं तो फिर ये c यूनिट है, ये c यूनिट है, तो ये स्क्वायर रूट 2 टाइम्स c, है ना, तो मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स सी है, और पहले वाले में क्या था यहाँ पर a, है ना, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स सी। ठीक है, तो हम लोग इससे अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो फिर हम लोग a और c में ये रिलेशन लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स सी। ठीक है, और यहीं से फिर हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो हम लोग लिख रहे हैं, तो सी फिर सी स्क्वायर है यहाँ पर, तो सी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाई 2, है ना, a स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, तो ये करेक्ट कर लेना, एक्स वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ से फोकस है ना, यहाँ से फोकस का डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट 2a, है ना, ए ई, तो स्क्वायर रूट 2a, तो यहाँ पर भी जो ये डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्वायर रूट 2a होना चाहिए, है ना, तो अगर ये मेरा स्क्वायर रूट 2a यूनिट है तो फिर ये कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, a कॉमा a, है ना, तभी स्क्वायर रूट 2a आएगा, है ना, तो जो भी डिस्टेंस है उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दो तो वहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये a यूनिट होना चाहिए, ये हमारा ये पूरा जो ये a यूनिट होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट 2a आएगा यहाँ पर, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या a कॉमा a, है ना, या फिर अगर c के टर्म्स में लिखें तो a जो है स्क्वायर रूट 2c, तो इसका जो फोकस रहेगा वो स्क्वायर रूट 2c कॉमा स्क्वायर रूट 2c आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है अगर मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है कोई भी पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं कि x को जो है सी टी बोल दिया तो फिर y क्या आ जाएगा c बाई टी, है ना, तभी यहाँ पर सी टी इंटू सी बाई टी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है हम लोग ये जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग ये पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, सी टी कॉमा सी बाई टी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म आया है हम लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसमें अब हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मान लो हमारे पास ये पैरामेट्रिक पॉइंट है T1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूँ तो सी टी वन कॉमा सी बाई T1, है ना, फिर दूसरा मेरे पास पॉइंट है T2, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी टी टू कॉमा सी बाई T2। ठीक है, अगेन ये सारा चीज़ जो है जेई मेंस में मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है, तो अगर मेरे को ए बी का इक्वेशन लिखना है ना, इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स T1 कॉमा T2, तो फिर क्या करना है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, मतलब वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ए बी का इक्वेशन लिख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई माइनस सी बाई T1 दिस इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो T1 माइनस T2 आएगा बाई T1 T2, फिर C कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो माइनस कॉमन लेके T1 माइनस T2, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, खुद से करना ये सारा चीज़, तो यहाँ से -1 बाई T1 T2 टाइम्स एक्स माइनस CT1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स T1 T2, ठीक है, ये आ जाएगा।
फिर हम लोग यहाँ से देख क्या सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी -1/t1 t2। ठीक है, तो या तो फिर इस टाइप से यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिर इसका स्लोप कैलकुलेट करो, है ना, y2 - 1 x2 - x1, वहाँ से स्लोप कैलकुलेट करो, या फिर डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रख सकते हो। ठीक है, -1/t1 t2, ये सब स्पेशली आपका एडवांस्ड में काम आएगा। ठीक है, मेंस में जो है मोस्ट लाइकली ये सब चीज़ नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर जो सब सारा चीज़ हम लोगों ने पहले देख रखा है ना, जनरल कोनिक्स के लिए जो हम लोगों ने बोला था कि जो सबके लिए अप्लाई होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ बाइसेक्टेड एट सम गिवन पॉइंट x1, y1। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक पॉइंट है x1, y1 और यहाँ पर जो भी कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसका इक्वेशन अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखते हैं, t इज़ इक्वल टू x1। ठीक है, तो अब t कैसे लिखना है, तो अगर मेरे पास एक्स वाई है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x y1 प्लस y(x1)/2 से। ठीक है, तो बस वही कर देंगे x y1 प्लस y(x1)/2 माइनस सी स्क्वायर, है ना, मतलब ओरिजिनल हम लोग का इक्वेशन क्या था, xy माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर xy के जगह पर x y1 प्लस y(x1)/2 माइनस सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट के जगह पर कॉन्स्टेंट ही लिखते हैं, है ना। ये सब हम लोगों ने देखा था सर्कल्स में कि ये सब कैसे लिखना है। सो दिस इज इक्वल टू S1, तो S1 में मतलब ये xy माइनस सी स्क्वायर जो है इसको x के जगह पर x1 और फिर y के जगह पर y1, तो x1 y1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये कैंसिल, तो x y1 प्लस y(x1) इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर x1 y1 से डिवाइड कर दो तो फिर x/x1 प्लस y/y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये किसका है कि जो भी कॉर्ड यहाँ पर जो है बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट भी अगर याद रखोगे तो फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो जल्दी बन सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस्ड वगैरह में, और याद नहीं है तो फिर वहीं पर जो है हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें और हम लोग क्या देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखना है। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे लिखना है, इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, t इज़ इक्वल टू 0, तो कोई भी पॉइंट x1, y1 है, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो t इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो फिर से xy माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, xy के जगह पर x y1 प्लस y(x1)/2, फिर कांस्टेंट वही रहेगा माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा एट दिस गिवन पॉइंट। ठीक है, तो फिर से सी स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाओ, तो x y1 प्लस y(x1) दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको और अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो ये x1 y1 जो है ये हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 y1 जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x1 y1 शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, x1 y1। ठीक है, फिर x1 y1 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो x/x1 प्लस y/y1 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कॉर्ड x1 y1 पर बाइसेक्ट होता है उसका इक्वेशन ये आता है x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 2, और फिर अगर कोई एक पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर रहा है x1 y1, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो उसका भी जो इक्वेशन आएगा वो ये आता है x/x1 प्लस y/y1 इज इक्वल टू 2। दोनों सेम फॉर्म में आ रहा है लेकिन दोनों अलग चीज़ है। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है x1 y1 पर उसका इक्वेशन ये आता है, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट है a x1 y1 जो हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, वहाँ पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो फिर वो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, मतलब कि अगर पॉइंट को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं तो फिर उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी, है ना। तो यहाँ पर x1 के जगह पर सी टी डाल दो और फिर y1 के जगह पर सी बाई टी डाल दो। ठीक है, तो x/ct प्लस फिर yt/c दिस इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसी को जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, xc प्लस yct दिस इज इक्वल टू यहाँ से सी स्क्वायर टी, है ना, 2c²t, तो c हटा दो, तो x प्लस यहाँ से यहाँ से टी स्क्वायर लिखना चाहिए था, तो x प्लस yt² माइनस 2ct इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब सेम अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट पता है, टेंजेंट का यहाँ से स्लोप पता है, स्लोप क्या है -1/t²,
है ना। तो टेंजेंट का स्लोप पता है, फिर नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई जो भी टेंजेंट का स्लोप है तो टी स्क्वायर। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आसानी से हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो अब इसके साथ जो है इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को पॉज करो पहले और फिर खुद से ट्राई करो, फिर जो है हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 9 इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मान लो कुछ भी, ये हमारा हाइपरबोला है। तो ये क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 9 इज़ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो मान लो कुछ भी, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा इसका जो इक्वेशन है दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये पॉइंट को मान लो कि मैंने कुछ h, k बोला। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देन द इक्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक पॉइंट P है मेरे पास, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो A है, ये B है। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा इसका इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 9 है। तो फिर ये PA और PB जो है इसका पेयर ऑफ टेंजेंट जो है उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोचो कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि ये जो भी इक्वेशन ऑफ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 है ना। तो t इक्वल टू 0 यूज़ करके जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखो, उसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स रहेगा पी ए पी बी, उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो उसको यूज़ करके जो है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दो। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 कैसे आएगा ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कि x स्क्वायर के जगह पर x1, तो h फिर माइनस y स्क्वायर के जगह पर y1 है ना, माइनस ky, फिर कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो hx माइनस ky इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो गया, या फिर ए बी का इक्वेशन, और यहाँ पर क्या दिया गया, x इज इक्वल टू 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y इज इक्वल टू 9 है। तो यहीं से अगर कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट्स को, तो h क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, k जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है। या फिर अगर और फॉर्मल तरीके से लिखना है तो फिर इसका रेशियो शुड बी इक्वल टू 0 बाई माइनस के शुड बी इक्वल टू 9 बाई 9 है ना। तो यहाँ से जो है h हमारा 1 आ जाएगा और k जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 1, 0। ठीक है, तो बस इसके रेस्पेक्ट में ये लिख डालो, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है ना। तो S जो है वो तो हमारा वही रहेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, फिर S1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर x के जगह पर ये डाल दो 1, फिर माइनस 0 माइनस 9 है ना, तो ये -8 आ जाएगा S1। ठीक है, फिर t मेरा क्या आएगा कि x1 है ना, तो x1 मतलब x इंटू 1, फिर माइनस y1 तो y इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, फिर -9 है ना, तो t ये आ जाएगा। तो बस s इंटू S1 तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 72। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस फिर 9 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और यहाँ पे लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18x प्लस फिर 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सही ऑप्शन है उसको लगा लो, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x, तो 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन बी है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं अगर याद हैं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी आसानी से जो है हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसी का सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हो। तो इसके साथ जो है हम लोगों ने हाइपरबोला के चैप्टर में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सीखा है। तो इसमें से ये जो आज हम लोग ने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसको मैंने वाइट में इसलिए रखा है क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेन के हिसाब से, लेकिन फिर भी मतलब जो एक बार हम लोगों ने रिजल्ट्स वगैरह देखा है कि ई जो है वो √2 होता है, ए इज़ इक्वल टू बी होता है, तो ये सब जो है इसके लिए दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेन आपका वही सब रहेगा कि लाइन जो है वो टेंजेंट कब रहेगा हाइपरबोला पर, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सारा चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एकदम जो स्टार्टिंग में जो हाइपरबोला का प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर एलिप्स का चैप्टर आप लोगों ने समझा होगा तो एग्जैक्टली सेम सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार पूरा रिवीजन कर लो अच्छे से, और पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने चीज़ डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसको एक बार समराइज़ कर लो सारा चीज़ को, ठीक है। और फिर क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और बेटर होते रहोगे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है काफ़ी स्कोरिंग है, जैसा कि आपने देखा कि एक बार अगर एक चैप्टर समझ जाते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो फिर बाकी सारे चीज़ जो है उसी से रिलेटेड रहते हैं बहुत सारे चीज़, ठीक है। और काफ़ी सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने एक साथ देखा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, और फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा।